हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कॉस्मिक चर्चा पॉडकास्ट। मैं हूं रश्मि शरान और मेरे साथ है पंकज भंबानी। और हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करते हैं कोई भी रीसेंट स्पेस न्यूज़ है, कोई अच्छा सा रिसर्च पेपर आया है या फिर सेलेस्टियल इवेंट्स नाइट स्काई में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, रॉकेट लॉन्चेस इसरो के या बाहर के, और इस तरह की कोई भी अच्छी सी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोनॉमी से, स्पेस से, कॉस्मॉस से रिलेटेड। हम यहाँ पे सब कुछ बातें करते हैं और वो भी हिंदी में। तो आप लोग तो मुझे जानते ही हो, बट पंकज इज न्यू। सो बिफोर वी बिगिन फॉरवर्ड, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पंकज? श्योर। हेलो फोक्स, मैं हूं पंकज बंबानी। आई वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट, लेकिन मैं एक एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट भी हूं। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर्स डिग्री पूरी की है और मैं इस पॉडकास्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूं। आई नो कि मैं और रश्मि इसके बारे में करीब 2 महीनों से बात कर रहे हैं और आई एम ग्लैड कि ये आइडिया फाइनली रियलिटी बन रहा है। यस, फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग। और हाँ, हम प्लान तो यही कर रहे हैं कि जितना रेगुलरली हो सके उतना रेगुलरली ये डिस्कशन करें कॉस्मिक चर्चा का, बट विल हैव टू सी। सो द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग वी हैव ऑफ कोर्स इज़ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जब से लॉन्च हुआ है, हर महीने हर हफ्ते मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं और पंकज हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा बता सकते हैं। तो JWST का क्या सीन है? तो JWST के बारे में पता करना हो कि क्या चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक ही साइट है सबसे बढ़िया है। हाँ, वो है नासा की ये वेबसाइट, वेयर इज़ वेब। वेब कहाँ है, इसके बाहर ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ टेम्परेचर्स मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे मेरे वेब पेज पे ये सेल्सियस में है, लेकिन हो सकता है कि आप जब खोलें तो आपको फ़ारेनहाइट में दिखे। तो आप इस बटन पे इंग्लिश टू मेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, जो कि ये जो टेलीस्कोप है इसकी जो स्कीमेटिक है वो उस पर अलग अलग जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वहीं से ये रीडिंग्स आ रही हैं। तो पहली चीज़ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा जो रेड कलर का है वहाँ पे सनलाइट आती है और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइक 50 डिग्री 10 डिग्रीज, मतलब 0 से काफ़ी ऊपर है। और जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, जो ब्लू रीजन्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, -230, लाइक ऑलमोस्ट 40 केल्विन के आसपास है। तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि भाई अगर सनलाइट कहीं पे नहीं पहुँच रही है तो टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। तो वैसे ही जैसे हमारा अर्थ है, वहाँ पे जब रात को सनलाइट नहीं आती है तो भी काफ़ी ठंडी हो सकती है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से वो बैलेंस हो जाता है और ठंडी नहीं पड़ती है। तो अगर हमारा प्लैनेट और हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ये ऑब्वियस ही बात है, बट कभी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आई वांटेड टू जस्ट पॉइंट दैट आउट। और अगर आप इन टेम्परेचर नंबर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई इन टेम्परेचर्स कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको कैसे आप समझ सकते हैं और ये किस किस चीज़ के टेम्परेचर्स हैं। तो हमारे लिए जो टेम्परेचर नंबर C और टेम्परेचर नंबर D हैं और ये 1 2 3 4 हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये वो जगह है जहाँ मिरर और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स के लिए थर्मल नॉइज़ जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्मल नॉइज़ सबसे ज़्यादा हीट में से आती है, गर्मी से आती है, हाई टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से आती है। अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो थर्मल नॉइज़ भी बहुत कम हो जाएगी। ये टेलीस्कोप वैसे तो हर टेलीस्कोप सेंसिटिव होता है, लेकिन ये टेलीस्कोप एक्स्ट्रा सेंसिटिव है क्योंकि ये ऐसी गैलेक्सीज़ को ऑब्जर्व करने वाला है जो कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो इस टेलीस्कोप के लिए थोड़ी सी भी नॉइज़ है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसीलिए इसको लो टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी है। और JWST के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका एक्सपेक्टेड टेम्परेचर अराउंड 40 केल्विन है और आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स अब ऑलमोस्ट 40 केल्विन पे पहुंच चुके हैं। इस टेम्परेचर पे लाने के लिए हमारा जो सनशील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर ऑल सनशील्ड ही एक चीज़ है जो सन की लाइट को ब्लॉक करता है। और इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि नासा ने इतना महंगा टेलीस्कोप इंफ्रारेड में क्यों बनाया, तो हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी लाइट इंफ्रारेड में एमिट होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइंस केस जो है इस टेलीस्कोप के लिए वो है कि जो सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी जो सबसे पहले बनी थी, उनकी जो हाई एनर्जी लाइट है, UV और एक्सरे लाइट, वो जब एमिट हुई होगी तो हम तक पहुँचते पहुँचते इतनी वो रेड शिफ्ट हो गई होगी
कि वो हमें अब इंफ्रारेड में डिटेक्ट होगी। तो इसीलिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाना ज़रूरी था उनको डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इंफ्रारेड लाइट के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे वो गैलेक्सी की जो डस्ट है और गैस है उनके थ्रू पास हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो हमें इंफ्रारेड लाइट से काफ़ी सिग्नल मिल सकता है। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट्स जो हैं, जो बाकी सोलर सिस्टम स्टार्स के आसपास जो प्लैनेट घूमते हैं, वो भी इंफ्रारेड लाइट एमिट करते हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने में GWST का बहुत काम आएगा। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स का ग्राउंड पे बनना मुश्किल है, क्योंकि हमारे अर्थ पे हीट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे हम खुद हैं, एनिमल्स हैं, और हर एक लाइफ फॉर्म थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी रेडिएट करता है, और वो सारी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पे ही होती हैं, जो कि एक टेलीस्कोप के लिए नॉइज़ बन के उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसीलिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स को स्पेस में लॉन्च करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर्स। इसके बाद यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक दिए हुए कि कौन से स्टेजेस हैं उनके JWST के अभी चल रहे हैं, उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। ये एक नया चीज़ है जो इन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया है, वो है 3D व्यू। लेट्स जस्ट गिव इट 1 मिनट देते हैं कि वो लोड हो जाए। हाँ, तो ये है JWST का 3D व्यू दिखाई दे रहा है। आप इसको मूव कर सकते हैं और आपको ये टेलीस्कोप दिखाई देगा। आई एम श्योर इसकी फ़ोटो आपने पहले देखी होगी, और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स की भी आपको आइडिया होगा कि ये जो येलो कलर का है वो प्राइमरी मिरर है, जिसके 18 अलग अलग टुकड़े हैं। यहाँ से वो प्राइमरी मिरर पे आती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर पे आती है, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस सॉर्ट ऑफ होल के थ्रू जाके पीछे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे वो कलेक्ट होती है। और इस इंस्ट्रूमेंट्स में, इस ब्लैक कलर के बॉक्स में अलग अलग साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कैमरा हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, वो है। और ये जो नीचे है वो है सनशील्ड, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे थे कि इसका काम है कि सन की जो रेज़ हैं वो इंस्ट्रूमेंट तक और टेलीस्कोप तक ना पहुँचे, ताकि टेलीस्कोप जो है वो लो टेम्परेचर पे बना रहे। अब इसको देख के आप सोच रहे हैं कि ये सनशील्ड तो एक ही साइड है, ये टेलीस्कोप के नीचे है, तो बाकी अगर सन की रेज़ बाकी डायरेक्शन से आ रही होंगी तो कैसे उसको रोकेंगे। तो JWST जो है वो अपना पोजीशन ऐसे मेंटेन करता है कि हमेशा वो सन जो है उसके नीचे ही हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सन जो है वो JWST के नीचे है, तो हमेशा इस तरीके से सन की लाइट जो है वो ब्लॉक करती है। एक चीज़ और है, वो है कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक लाइट का बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एकदम डार्क हो जाता है, और ये एक्चुअली में ऐसा ही दिखता है टेलीस्कोप। ये जो लाइट जो हमें पहले दिख रही थी वो एक आर्टिफिशियल लाइट है जो नासा ने सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए ऐड की थी, बट एक्चुअली में कुछ दिखाई नहीं देता है, सब काला ही होता है। सो आप पूछेंगे कि लाइट की ज़रूरत ही क्या है, वहाँ पे इतना दूर उसको कौन देखने आ रहा है, और वैसे भी लाइट से टेलीस्कोप को नॉइज़ ही मिलेगा, वो है। बट नासा अगर इस टेलीस्कोप को मॉनिटर करना चाहे कि उसका जब डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जब उसका टेस्टिंग हो रहा है, तो सब सही से चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए अगर उनको मॉनिटरिंग कैमरा लगाना हो, जैसे CCTV टाइप का, तो वो नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई लाइट पहुँचती ही नहीं है। तो इसीलिए आपने कभी पढ़ा हो कि भाई जो टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है उसका विजुअल वेरिफिकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज लाइट नहीं है। बट उसके बावजूद भी जो टेस्टिंग टीम है उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, जिससे एटलीस्ट जो प्राइमरी मिरर है उसका स्टेटस हम देख सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, जब बताएंगे JWST ने अपनी सेल्फ़ी कैसे ली। यस, सेल्फ़ी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पंकज, ये सब तो जो इन्फॉर्मेशन थी ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ऑफ कोर्स नाउ आई नो कि उनको अलग से वेबसाइट क्यों बनानी पड़ी सिर्फ JWST के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ बताने के लिए है, अपडेट्स देने के लिए है। तो अगर हम अपडेट्स की बात करें तो क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं लास्ट के 2-3 मंथ्स में? तो सबसे पहले इस इमेज की बात करते हैं। यह है JWST की सबसे पहली इमेज। ये आपने इंटरनेट पे देखी होगी, इसे कुछ हफ्ते हो गए नासा ने रिलीज़ किए हुए।
बेसिकली आप कह सकते हो कि JWST ने अपनी आंखें खोल ली हैं इस इमेज को देख के। उसके अलावा ये इमेज हमें ये भी बता रही है कि जो टेलीस्कोप के 18 आंखें हैं, उसके प्राइमरी मिरर के जो 18 टुकड़े हैं, सेगमेंट्स हैं, वो अलग अलग दिशा में देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ही स्टार की इमेज है और ये 18 अलग अलग इमेजेस आई हैं हमें। तो उन सेगमेंट्स को ठीक करना ज़रूरी है, उन सारे मिरर्स को एक ही दिशा में लाना ज़रूरी है, ये हमें ये इमेज बता रही है। और ये उस मिरर को प्रॉपरली अलाइन करना ही इस टेलीस्कोप का नेक्स्ट स्टेप है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। हाँ, नाइस, आंखें खोल लिए। तो वैसे अभी कौन से वाला स्टेज चल रहा है JWST का? तो L2 पहुंचने के बाद पहले 5 महीनों में टेलीस्कोप जो है वो कमीशनिंग स्टेज से जाएगा। तो कमीशनिंग स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में कोई साइंस नहीं होगा, सिर्फ टेलीस्कोप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हार्डवेयर है उसका टेस्टिंग और वेरिफिकेशन होगा कि भाई सब सही से चल रहा है या नहीं। ये टेलीस्कोप जब स्पेसक्राफ्ट में डाला गया था तब उसको फोल्ड करके डाला गया था। अब धीरे धीरे सारे पीसेस खुल रहे हैं, सारे मिरर्स अलाइन हो रहे हैं, फोकस हो रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर टेम्परेचर पे आ रहे हैं। तो इन सब को टेस्ट करना ज़रूरी है कि सब एक साथ बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो जब तक ये साबित नहीं होता है कि सब कुछ सही काम कर रहा है, तब तक साइंस करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे टेलीस्कोप से, जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर भरोसा तो कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए कमीशनिंग फेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, यस। तो अभी हम इन 5 महीनों में अब तक क्या हुआ है और क्या होने वाला है उसमें डिटेल में बात करते हैं। तो पहले के कुछ दिन जो हैं L2 के पहुंचने के बाद प्लस टेलीस्कोप के मिरर्स को खुलने के बाद, पहले के जो कुछ दिन हैं वो टेलीस्कोप को ठंडा होने में लग गया। टेलीस्कोप का जो एक मेन कैमरा है, नियर इंफ्रारेड कैमरा, उसको ऑपरेट करने के लिए टेम्परेचर का लो होना ज़रूरी है, और बाकी की जो सारी टेस्टिंग है वो इस नियर इंफ्रारेड कैमरा से ही होनी है। इमेजेस जो हैं वो इसी कैमरा से रिकॉर्ड होंगी। तो जब तक ये कैमरा ही रेडी नहीं है तो बाकी की टेस्टिंग शुरू नहीं हो सकती थी। अब कैमरा रेडी हो गया है तो अब टेस्टिंग शुरू होगी। सो कैमरा रेडी होने के बाद सबसे पहले टेलीस्कोप के जो 18 मिरर्स हैं उनकी टेस्टिंग होगी। अब ये टेस्टिंग कैसे होगी इस पर भी हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस टेस्टिंग प्रोसेस को तकरीबन 3 महीने लगेंगे, और बाकी के जो 2 महीने हैं वो टेलीस्कोप के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि जो नियर इंफ्रारेड कैमरा जिसकी हमने बात की, और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, मिड इंफ्रारेड कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर है, और बाकी के जो सारे स्पेशलाइज साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनकी टेस्टिंग करने में बाकी के 2 महीने लगेंगे। जब वो टेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो नासा कुछ ना कुछ अपडेट रिलीज़ करेगा, कुछ ना कुछ बढ़िया फ़ोटोज़ और एनिमेशन डालेगा, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए मिरर्स के टेस्टिंग और अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो अलाइनमेंट क्या है, तो टेलीस्कोप के जो प्राइमरी मिरर के 18 अलग अलग टुकड़े हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है और इन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है, और उन सेगमेंट्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा तभी परफेक्ट इमेज मिलेगी। ऐसी परफेक्ट इमेज लाने के लिए उन 18 सेगमेंट्स को एकदम परफेक्टली मैच होना होगा, और परफेक्टली मतलब है कुछ नैनोमीटर्स का ही डिफरेंस होना चाहिए, एरर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो इमेज बिगड़ जाएगी। इतना परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त लगता है, और इसमें कुछ 7 मेन स्टेजेस हैं जिनके नाम भी आपको दिख रहे हैं, और ये 7 स्टेजेस में काम होगा। बेसिक आइडिया है कि पहले हम किसी एक स्टार की इमेज कैप्चर करेंगे और उनको 18 अलग अलग मिरर्स जो सेगमेंट्स हैं उनसे देखेंगे कि भाई उनकी इमेजेस कैसी आ रही हैं। अगर ठीक नहीं आ रही है तो पहले हम उनको ठीक करेंगे, फिर 18 अलग अलग इमेजेस को एक साथ कंबाइन करके एक प्रॉपर इमेज बनाएंगे, और फिर उन टेलीस्कोप को अलाइन और फोकस करके हम कोशिश करेंगे कि ये जो एक इमेज है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। और ये प्रोसेस सिर्फ एक स्टार के साथ नहीं, बहुत सारे स्टार्स के साथ रिपीट करेंगे कि जो टेलीस्कोप को उस फील्ड ऑफ व्यू में से नज़र आ रहे हो। तो इन सारे स्टेप्स को दिखाने के लिए नासा ने बहुत अच्छे एनिमेशंस बनाए हैं, तो चलो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले JWST को इमेज करने के लिए एक अच्छे स्टार की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा स्टार चाहिए जो कि ब्राइट हो और उसके आसपास कोई और ब्राइट स्टार ना हो, ताकि हमारा जो 18 अलग अलग इमेजेस बनेंगी उन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। टेस्टिंग टीम जो है JWST की, उन्होंने उस एरिया में ढूंढा और उन्हें एक स्टार मिला HT 84406, जिन्होंने उनको चूज़ किया। तो बस फिर इस स्टार ने JWST को बोला खींच मेरी फ़ोटो पिया, और JWST ने यही किया, और ये वही इमेज है जो हमने सबसे पहले देखी थी। तो अब ये इमेज तो आ गई, जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई जो 18 मिरर सेगमेंट्स हैं वो सारे अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। एक लंदन में देख रहा है, एक टोक्यो में देख रहा है,
या मे भी ऐसा कह सकते हो कि एक मून की तरफ देख रहा है, एक मार्स की तरफ देख रहा है। तो इनको ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि जो मून की तरफ देख रहा है उसकी इमेज कौन सी है और जो मार्स की तरफ देख रहा है उसकी इमेज कौन सी है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये सिंपल है एक्चुअली। कोई भी एक सेगमेंट पकड़ो मिरर का, उसको थोड़ा सा हिलाओ और देखो कि जो 18 इमेजेस हैं उसमें से कौन सी इमेज जो है वो थोड़ी मूव हो रही है। तो वही इमेज उस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग इमेज होगी। और ऐसे कर करके सारी इमेजेस जो हैं वो उनके सेगमेंट्स के साथ मैच कर लो। एक बार मैच हो गई तो सारे सेगमेंट्स को एडजस्ट करो कि ताकि उनकी जो इमेजेस हैं वो भी उसी तरीके से अलाइन हो जाए जैसे कि सेगमेंट्स खुद ही अलाइंड है। मतलब कि जैसे इसमें है कि A3 जो सेगमेंट है वो A2 सेगमेंट के नीचे है और C3 के ऊपर है, तो हम उसकी इमेज को भी A2 और C3 के बीच में लेके आएंगे। तो अब आता है सेगमेंट अलाइनमेंट, जो कि हर सेगमेंट के एरर्स को ठीक करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम अपने कैमरा का फोकस सेट करते हैं फोकल लेंथ चेंज करके, वैसे ही ये हर एक मिरर सेगमेंट का फोकस और बाकी चीज़ें सेट हो रही है। फोकस सेट करने के लिए सेकेंडरी मिरर को थोड़ा सा हिलाया जाता है और इमेज कितना ज़्यादा आउट ऑफ फोकस हो जाता है उससे पता पड़ता है कि उस सेगमेंट को कितना ठीक करना है। अब उस स्टेप के बाद इंडिविजुअल सेगमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा तभी फ़ायदा होगा। उसके लिए जो हमने 18 इंडिविजुअल इमेजेस बनाई हैं उनको स्टैक करना होगा। अगर आपने एस्ट्रोफोटोग्राफी किया है कभी तो आपको स्टैकिंग का आइडिया होगा। अगर नहीं किया है तो बेसिकली सारे इमेजेस को एक साथ कंबाइन कर लो, उनके पिक्सल वैल्यूज़ को ऐड कर लो और यही हो रहा है इस एनिमेशन में। अगर आप देखेंगे तो आपने इमेज को स्टैक कर लिया, कंबाइन कर लिया, तो आप उसे ठीक कर सकते हो। उसमें जो एरर्स हैं वो हटा सकते हो। एरर हटाने के लिए 2 मेन स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है कोर्स करेक्शन, मतलब कि एक रफ करेक्शन करना जिसमें सारे बड़े एरर्स निकल जाएंगे। दूसरा स्टेप है फाइन करेक्शन, यानी कि बारीक करेक्शन करना जिसमें सारे छोटे छोटे एरर्स निकल जाते हैं। कोर्स करेक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली ऐसा है कि जो सबसे बड़े एरर्स हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सारे मिरर्स एक लाइन में नहीं है। आप कोई दो सेगमेंट्स को ले लो तो उनमें एक वर्टिकल डिफरेंस होगा, एक थोड़ा ऊपर होगा, दूसरा थोड़ा नीचे होगा। तो हर 2 सेगमेंट्स की ऐसी एक जोड़ी बनाकर उनको एक लाइन में लाकर ये एरर्स ठीक करने पड़ते हैं। उनके बीच में कितना अंतर है, उनको कितना एक लाइन में लाना है, ये उनके स्पेक्ट्रम जो स्टार का जो स्पेक्ट्रम जो कैप्चर हुआ है उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो ये मेन रफ आइडिया है। तो कोर्स फेसिंग के बाद आता है फाइन फेसिंग, जो कि छोटे एरर्स रिमूव करता है। ये प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिक आइडियाज़ वैसे ही है जैसे हमने सेगमेंट अलाइनमेंट किया था, तो उसमें थोड़ा सा इमेज को आउट ऑफ फोकस करके हमने पता लगाया था कि कितना एरर है और उसको ठीक करते हैं। बेसिक आइडिया वही है, बट इसमें एरर्स छोटे होते हैं तो इसीलिए वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट किया जा सके। ये कोर्स फेसिंग और फाइन फेसिंग टेलीस्कोप अलाइनमेंट में 3 बार रिपीट होंगे अलग अलग स्टेजेस पे, और उसके बाद एज नेसेसरी वो उसको करेंगे आगे। तो ये सारे जो एरर करेक्शंस थे वो ख़त्म होने के बाद अब ये टेलीस्कोप जो है वो अच्छे से अलाइन हो चुका है और ये उसका रिजल्टिंग इमेज है। तो ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि पहले से कितना अच्छा है। पहले जो एक स्टार के 18 अलग अलग इमेज दिख रहे थे, अब एक ही इमेज दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस्ड है। तो ये वही स्टार नहीं है, ये दूसरा स्टार है। ये 2 माइक्रोन सर्वे में ये स्टार फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड था। इसका नाम आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इस स्टार का विजुअल मैग्नीट्यूड 11 है। ये कुछ 5 मैग्नीट्यूड यानी कि 100 टाइम्स लेस ब्राइट है कंपेयर टू जो हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टेलीस्कोप इतना सेंसिटिव है कि इसके लिए ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बाकी के जो पिक्सल्स हैं उसमें भी बहुत सारी लाइट ओवरफ्लो हो रही है। तो ये दिखाता है कि इस टेलीस्कोप का पावर क्या है। और उसके अलावा जो बैकग्राउंड में जो अलग अलग छोटे छोटे डॉट्स हैं वो इंडिविजुअल स्टार्स नहीं है, वो इंडिविजुअल गैलेक्सीज हैं। जी हाँ, मैं आपको एक मोमेंट दूंगा इस चीज़ को अपने दिमाग में प्रोसेस करें कि जो पीछे के स्टार्स हैं, पीछे के जो डॉट्स हैं वो इंडिविजुअल गैलेक्सीज हैं, स्टार्स नहीं है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ ये है कि ये जो इमेज है वो उसका सिर्फ 35 मिनट्स का एक्सपोजर था।
अब अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी करते तो आप बोलेंगे कि 35 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स के लिए 35 मिनट्स कुछ नहीं है, स्पेशली स्पेस टेलीस्कोप्स के लिए। अगर आपने हबल डीप फील्ड देखा हो जिसमें भी इतने ही गैलेक्सीज थे, तो उसका एक्सपोजर टाइम 10 दिन का था। तो उसके कंपेरिजन में ये तो सिर्फ 35 मिनट्स है, और उसके बावजूद इसमें इतने डिटेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये 2 गैलेक्सीज़ हैं, और इसमें से एक गैलेक्सी के आपको क्लियरली जो है वो स्पाइरल आर्म्स भी नज़र आ रहे हैं, और डिस्क्स भी गैलेक्सीज़ की नज़र आ रही हैं, उनके जो बल्जेस हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। तो इतना डिटेल्स 35 मिनट्स के एक्सपोजर में ही दिख गया है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेज एवर टेकन फ्रॉम स्पेस। इससे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज स्पेस से कभी नहीं लिया गया है। तो अगर आपको कोई डाउट था कि JWST भाई एक्चुअली में कितना पावरफुल है, तो ये इमेज होपफुली आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। अब हम अपने पहले एपिसोड के एंड में आ चुके हैं। लास्ट पार्ट है सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, यानी स्काई में जो प्लैनेट्स, मून, स्टार्स की मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल। सो हर साल 20-21 मार्च को इक्विनॉक्स पड़ता है, और लैटिन में इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स, यानी उस दिन रात और दिन दोनों लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटों के। और फिर इस दिन के बाद क्या स्पेशल होता है? इक्विनॉक्स स्पेशल होते हैं न्यू सीज़न को मार्क करने में। तो इस दिन के बाद गर्मी बढ़ने लग जाती है। जो सूरज है तो सनराइज़ जल्दी होता है और सनसेट लेट होता है, इसकी वजह से दिन बड़े लगने लग जाते हैं। पर ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कनाडा, ये सारे देश, यूरोप, ये सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, वहाँ पे अब विंटर शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे दिन छोटे छोटे होने लगेंगे, और हमारे यहाँ दिन बड़े होंगे, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड अब मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट याद आया कि हम स्कूल में पढ़ते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। बट क्या आपको पता है कि ऐसा साल के सिर्फ 2 दिन होता है? एंड दे आर मार्च एंड सितंबर इक्विनॉक्स। So now the sun has started rising a little bit in northeast direction and setting in northwest, as opposed to east and west exactly. And this will keep on going on till June solstice, जो कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर आप सोल्स्टिस के दिन चेक करेंगे तो सन ईस्ट में नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी, वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा होता है, और नॉर्थ वेस्ट में एग्जैक्टली, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है। और वैसे अगर हम मिसकंसेप्शंस की बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अर्थ पे जो सीजन्स हैं वो अर्थ और सन के डिस्टेंस की वजह से होते हैं, यानी कि गर्मियों में जो अर्थ है वो सन के बहुत ज़्यादा पास है इसलिए गर्मियां हैं, और सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए सर्दियां हैं। पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो गर्मियों में जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सर्दियों में इसका बिल्कुल अपोजिट। तो फिर रियल रीज़न क्या है? तो रीज़न तो यही है कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, और इस टिल्ट की वजह से, छोटे से 23.5 टिल्ट की वजह से, जो सनलाइट अर्थ को रिसीव होती है डिफरेंट पार्ट्स में, वो पूरे साल में चेंज होती रहती है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम सन से कितना दूर हैं, गर्मियाँ होने लगेंगी। और अगर हमें सनलाइट कम मिल रही है, इसका मतलब हम दूसरी साइड फेस कर रहे हैं, सन की तरफ नहीं कर रहे, तो उस टाइम सर्दियाँ होंगी, इवन दो सन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ। और अब आते हैं अपकमिंग इवेंट्स पे। सो वी हैव द कंजंक्शन ऑफ मून विद प्लैनेट्स मार्स, वीनस एंड सैटर्न ऑन द मॉर्निंग ऑफ 28 मार्च। सो इसका मतलब है कि स्काई में मून और ये बाकी जो तीनों प्लैनेट्स हैं, मार्स, वीनस और सैटर्न, ये बहुत ज़्यादा पास पास दिखने वाले होते हैं। कंजंक्शन का वही मीनिंग होता है, और ये नेकेड आई से भी दिखेगा। तो अगर आपके वहाँ पे सनराइज 7 बजे होता है, तो अगर आप 6 बजे, 5:30 बजे देखेंगे तो बेस्ट होगा। सैटर्न थोड़ा सा डिम है, लेकिन बाकी जो 2 प्लैनेट्स हैं, वीनस और मार्स और मून, क्रेसेंट फेज में बहुत ज़्यादा प्यारे दिखने वाले हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्राइंगल शेप। तो अगर आप 1 घंटा 2 घंटा पहले उठेंगे सनराइज से, तो ये आपको आसानी से दिख सकता है। इसके बाद अप्रैल में बात करें तो लाइटेड मीटियोर शावर आ रहा है, तो 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को ये सबसे बेस्ट होगा। आप इसको रात के बाद देख सकते हैं, तो रात में जब 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, उसके बाद आप देखो सुबह तक सनराइज़ नहीं होता जब तक बेस्ट टाइमिंग होगा। पर ये बहुत ज़्यादा
अच्छा रिजल्ट्स देने वाला मीटियोर शावर तो नहीं है, वो होते हैं जेमिनिड्स या क्वारंटिड्स जो दिसंबर में होता है या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में होता है, या फिर इवन परसियड्स मीटियोर शावर। तो लाइरिड्स बहुत बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पक्का करिएगा। 10 मीटियोर 1 घंटे में या फिर 15, 17, 20 इतने मीटियोर तक आपको दिख सकते हैं अगर आपका नाइट स्काई थोड़ा सा क्लियर है और डार्क है। और हाँ, मीटियोर शावर भी आप नेकेड आई से ही देख सकते हैं, आपको भी स्पेशल इक्विपमेंट, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्काई क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दोबारा कंजंक्शन है फिर से मून का सैटर्न के साथ, मार्स के साथ, वीनस और इस बार जुपिटर के साथ भी। तो ये होगा अप्रैल के एकदम लास्ट में। और अगर आप इसमें देखें भी तो दोबारा लगभग 1 महीना ही क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मून है वो 28 डेज लेता है अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, और एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद वो फिर से स्काई में लगभग उसी जगह आ जाएगा। इसलिए हमारे पास वो कंजंक्शन की जो कंडीशंस है वो दोबारा मीट कर रही है। तो अगर आपने मार्च के लास्ट में मिस कर दिया है कंजंक्शन तो आप अप्रैल में देख सकते हैं। और अगर आपको सुबह नहीं उठना कंजंक्शन देखने के लिए, प्लैनेट्स देखने के लिए, तो बेस्ट टाइम होगा, एक शाम को भी प्लैनेट दिखता है, मर्क्यूरी प्लैनेट, जो कि सूरज के सबसे पास होता है। तो अगर आप 29 अप्रैल को देखें तो वो बेस्ट टाइम होगा मर्क्यूरी को देखने के लिए। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी मंथ। तो पूरा महीना अप्रैल का ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी मंथ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है एस्ट्रोनॉमर्स विदाउट बॉर्डर्स, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि लोग किस तरह से पूरे महीने में कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, और आप भी इवेंट्स कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कॉलोनी में ऑनलाइन किसी कोलैबोरेशन करके कुछ वीडियो बना के कुछ ना कुछ इवेंट्स आप भी कर सकते हैं। मे बी आपके प्लानिटेरियम जो है लोकल साइंस म्यूजियम में है, वहाँ पे कुछ हो रहा होगा। तो पूरा महीना जो अप्रैल का है वो GAM ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी मंथ के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ज़्यादा पूरे ऑल राउंड द वर्ल्ड इवेंट्स होती हैं। आपको ये सारी इवेंट्स मिल सकती हैं एस्ट्रोनॉमर्स विदाउट बॉर्डर्स की वेबसाइट पे, तो लिंक आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फोक्स। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा। अगर कोई फीडबैक हो, कुछ चीज़ें हो जो आप आगे देखना पसंद करोगे तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलो फिर, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप थिंकिंग बिग एंड कीप लुकिंग अप।